Hello, welcome to my YouTube channel Physics by Sagar Uri. Today, today's topic one-day graph generator. What is one-day graph generator? One-day graph generator is a machine that can build up high voltage. तो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? वन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज कितना ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स, कहने का मतलब कुछ मिलियन वोल्ट्स इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। और वन डे ग्राफ जनरेटर डिजाइन बाई वन डे ग्राफ, जैसा कि उनका नाम दिया गया है, ये वन डे ग्राफ। तो वन डे ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से आगे। और ये करते क्या, जब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। तो द लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूज्ड टू एक्सीलेट चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आयंस टू हाई एनर्जीज। तो जैसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बना, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराता है, एक्सीलेट कराता है, मतलब त्वरित कराता है किसको, चार्ज पार्टिकल्स को। चार्ज पार्टिकल्स में कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनी आयंस, जिन पर आयन हो उनको एक्सीलेट कराते हैं। एक्सीलेट कराने से क्या होगा, एक्सीलेट करा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगा, फोर्स से एक्सीलेशन होता है, एक्सीलेशन से क्या होता है, एनर्जी डेवलप होती है। और उस एनर्जी का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज किस में करते हैं, उस एनर्जी का हम एक्सपेरिमेंटल वर्क में यूज करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल वर्क में खासतौर से न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जानने के लिए, और मेडिकल के क्षेत्र में भी इस हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है। और ये लगभग कितना ह्यूज वोल्टेज इसका है, अप्रॉक्स 10⁻⁷ वोल्ट। तो अगर हम इस पूरे एक सिस्टम को समझना चाहें तो एक बार दिमाग से फिर इसको समझ लीजिए कि वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, एक मशीन है। क्या करती है, हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करती है। कितना हाई वोल्टेज, मिलियन वोल्ट्स, बहुत ज़्यादा। और इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और इसको चार्ज पार्टिकल को एक्सीलेट कराएंगे, जैसे एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का हम ढेर सारे वर्क में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसके प्रिंसिपल पर। तो इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, तो नाउ लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, और अगर इसको हम एक प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो स्प्रेड आउट, इसके सरफेस पर क्या होता है, फैल जाता है। तो ये चार्ज है इसके सरफेस पर इस प्रकार से स्प्रेड आउट हो गया, मतलब फैल गया। और इसकी रेडियस को हमने कंसीडर किया, सपोज करिए कैपिटल आर। तो बताइए इसका पोटेंशियल कितना होगा। अगर हम कहें कि इसका पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज सरफेस पर, तो आप पढ़े हैं Q/4πε0 इंटू आर। ये होता है, यही पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा, यही इसके इनर में भी होगा, सेंटर पर भी होगा, यहाँ सब जगह जितना सरफेस पर होता है हर जगह इसका पोटेंशियल होता है। ये हम पढ़े। अब नाउ लेट अस बी कंसीडर अ स्मॉल स्फीयर है, कंडक्टिव स्फीयर है, और इस पर मान लीजिए हमने दिया है स्मॉल क्यू चार्जेस। तो ये फिर से इसके सरफेस पर क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। और सपोज इसकी रेडियस कितनी मान ली हमने, स्मॉल आर। तो बताइए इसके स्वयं के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो V होगा, स्मॉल क्यू है तो स्मॉल Q/4πε0 आर, ये हो जाएगा। अगर हम क्या करें, अगर हम इनको किसी भी प्रकार से इस छोटे वाले स्फेरिकल सेल को बड़े वाले स्फेरिकल सेल के अंदर रख दें किसी भी टाइप से, वैसे जनरली ये हॉलो टाइप का होता है, खोखला होता है, जिसके ऐसे हाफ है, इसका पार्ट खुल जाता है, उसमें इसको फिट कर दिया, फिर इसको पूरा लगा दिया। तो ऐसे सिस्टम द्वारा हम इसको इनसाइड में कर सकते हैं। तो ये हमने आपको अलग अलग दिखा दिया। हम क्या करने वाले, इस छोटे वाले को इसके अंदर रखने वाले हैं। तो देखो हमने किसी भी प्रकार से
क्या किया, जो आपने छोटा वाला स्फीयर बनाया था उसको इसके अंदर रख दिया। इस पर कितना चार्ज था, Q, तो ये आपका Q, और इसके रेडियस को हमने कितना कंसीडर किया है, स्मॉल r। सपोज करिए हम मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं और इसको B। अब तो ये इस टाइप का बन गया, जैसे कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर नहीं है क्योंकि दोनों प्लस प्लस लिए हैं, तो एक टाइप्स हम आपको बता रहे हैं। हमें ये देखना है कि इस पर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या कैलकुलेट करना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फेरिकल सेल। तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं इधर देखिए, तो हम देखने वाले हैं टोटल पोटेंशियल एट स्फेरिकल सेल ए। तो हम देखने जा रहे हैं कि इस ए पर जो बड़ा वाला स्फीयर है उस पर टोटल पोटेंशियल कितना है। तो देखो, एक तो इसका सेम चार्ज प्लस क्यू है, इस सेम के कारण आर रेडियस पर कितना हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ए पर है तो बी ए ले लेते हैं, तो एक तो है Q अपॉन 4πε0 आर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। स्वयं के कारण इसके सरफेस पर इतना है। अब दूसरा चार्ज ये भी है प्लस क्यू के कारण इसके आउटर में भी तो पोटेंशियल आ सकता है। ऐसा हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि एक सेल होता है, सेल के सरफेस पर, सेल के आउटर पर, सेल के इनसाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्मॉल क्यू है इसके आउटर में, तो इसके आउटर में कितनी रेडियस है, कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर है, तो इसके लिए रेडियस कौन सी आएगी, कैपिटल आर। तो चार्ज कौन सा है, क्यू। तो स्मॉल क्यू के कारण इसके आउटर में, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो Q अपॉन 4πε0 कितना, आर। तो ये किसके कारण है, प्लस कैपिटल Q के सरफेस पर, और ये स्मॉल Q के आउटर में। तो कहने का मतलब इस पर दो पोटेंशियल हो गए, एक तो इसके कारण और दूसरा इस स्मॉल के कारण। क्लियर, हाँ। अब हम देखें पोटेंशियल एट बी, ये था एट बी। अब देखिए इस बी मतलब इनर वाले सेल पर या इनर वाले कंडक्टर पर कितना टोटल पोटेंशियल है, वो हमें देखना है। तो एक तो ये अपना चार्ज है, ये स्वयं चार्ज अपने सरफेस पर एक पोटेंशियल बनाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो कितना, तो स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर, ये स्वयं के कारण है ना, स्मॉल आर पर। दूसरा एक और पोटेंशियल आना है, देखिए दूसरा क्या आने वाला है। हाँ, तो हम लोग कहा थे अभी कि स्मॉल क्यू के कारण इसके सरफेस पर टोटल पोटेंशियल Q अपॉन 4πε0 आर। दूसरी चीज देखिए, इस पर निकालते हैं, है ना। तो इसमें है क्या, कैपिटल Q के कारण जो पोटेंशियल होता है सरफेस पर, वो अंदर भी होता है, हर जगह होता है। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ तक कि इसके सरफेस पर भी एक पोटेंशियल बनाएगा, कौन, कैपिटल Q। कितना, जितना उसके सरफेस पर था। तो ये कितना हो जाएगा, वो भी इसमें ऐड होगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू आर। समझ आया, स्मॉल क्यू वाला किसके कारण है, इसके स्वयं के रेडियस के कारण और इसके कारण। दूसरा इस पर किसके कारण आया, इसके अंदर सभी जगह पोटेंशियल एक जैसा होता है। तो अब हम देख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फेरिकल सेल। तो देखिए इसमें किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इनर पर या आउटर पर। तो हम पढ़े हैं कि जिसकी रेडियस कम होती है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल और रेडियस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो छोटे वाले की रेडियस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसकी रेडियस बड़ी है तो इस पर पोटेंशियल कम होगा। तो इनर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, आउटर वाले का पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इनर का ज़्यादा होगा तो VV माइनस VA, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो VB माइनस VA इस वाले
से इसको सब्सट्रैक्ट करना। जब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस, तो आप देखिए ये स्टेप इस स्टेप से कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप इस स्टेप से कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये बचेगा। तो क्या कॉमन है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब्सट्रैक्ट करने पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये बचेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन स्मॉल आर, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन कैपिटल आर। ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये कंपटीशन में भी इतना पूछ लेते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर, तो आपको ऐसे समझना होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ध्यान दे देंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके प्रिंसिपल में थोड़ा सा इसमें आपको और इंक्लूड कर दूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो VB माइनस VA जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ग्रेटर देन कितना होगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। अगर अब हम क्या करें, इनको किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे स्फीयर से कनेक्ट कर दें, किसी व्हेन वी कनेक्ट बाय अ वायर टू इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, तो व्हाट हैपेंस, देखें इस प्रकार से हमने इसको किसी वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया। तो आप लोग बच्चों एक पढ़ चुके हैं एक रूल्स टाइप का कि पॉजिटिव चार्ज जब दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर द्वारा, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिनोमिना इसकी उल्टी हो जाती। क्या होता, तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होता कहाँ से, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज फ्लो होता लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कौन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है। तो हमने इसको करेक्ट कर दिया, क्या होगा इसमें हायर पोटेंशियल कौन है, इसमें हायर पोटेंशियल कौन है ये, तो हायर पोटेंशियल ये होने के कारण तो यहाँ का जितना भी चार्ज होगा ये इस कहने का मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कहने का मतलब इसके आउटर पर ये चार्ज को कब तक स्टोर करता रहेगा, आउटर वाला कब तक स्टोर करता रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक ये मीडियम में चार्ज लीकेज ना होने लगे। कब तक, जब तक मीडियम में चार्ज लीकेज ना होने लगे। अगर ये एयर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है लीकेज के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जब यहाँ इसके चारों स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो फिर ये चार्ज को स्टोर करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि ये लीकेज होने लगेगा। इसकी ये सीमा इसका जो इंसुलेटिंग मीडियम है, जो मीडियम का इंसुलेशन है वो टूट जाएगा, तो ये चार्ज लीकेज होने लगेगा। अगर बाय द वे ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या फिर भी चार्ज इनर टू आउटर जाएगा कनेक्ट करने पर। अगर बाय द वे ये नेगेटिव चार्ज भी होता, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने से क्या होता, ये नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। और हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ये लो पोटेंशियल पर होता, नेगेटिव चार्ज है, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो मतलब अभी भी चार्ज इनर टू आउटर जाता। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, हमेशा चार्ज तो हमेशा क्या होगा कि अंदर वाले स्फीयर का चार्ज आउटर वाले स्फीयर पर जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर वन डे ग्राफ जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। तो और इसमें आगे देख लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो इतना आपका हो गया। इसके आगे देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, इसको हम कैसे बनाएंगे। अब ये भी आप वन डे ग्राफ जनरेटर का कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले एक हम बहुत ही बड़ा एक कंडक्टिंग स्फीयर टाइप का ले लेंगे जो खोखला टाइप का होगा।
प्रकार से हम इसको बनाएंगे। आप लोगों को ऐसे आपकी बुक्स में बना होगा, बुक्स में से के आधार पर आप बना सकते हैं। इस प्रकार, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये क्या है? एक इंसुलेटर स्टैंड है। इंसुलेटर स्टैंड क्यों रखा गया है? ताकि हम इस स्पेरिकल सेल को क्या कर आइसोलेट कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर एक हम छोटा सा, हम बताया ना कि बड़े कंडक्टिंग सेल के अंदर एक छोटा सा आपको इसमें रखना है, एक यहाँ, ठीक है। तो इस पर एक हम दोनों को कनेक्ट करने वाले हैं, किससे? एक बेल्ट से। दोनों को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं किससे? एक बेल्ट से। ये बेल्ट लगा दें। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे मोटर से। मोटर, ये मोटर है आपकी, ये पुली है, ठीक है। और यहाँ हम लोग लगाने वाले हैं एक नुकीला कॉम्ब, शार्प कॉम्ब। ये जुड़ा होगा, अर्थिंग है, और ये हाई टेंशन बैटरी। और दूसरा कॉम्ब इसका यहाँ लगा सकते हो, इसकी कनेक्टेड यहाँ, ठीक है। ये तो इसका नाम देना चाहो तो P1 और ये P2, कॉम्ब दे दीजिए C1 और C2। तो इस प्रकार से ये हो गया। ये क्या है? इंसुलेटिंग बेल्ट, नहीं स्टैंड। और ये क्या है? और बाकी आपको दिख रहा है, इस टाइप से ये होता है। तो क्या इसको आपको समझना है ध्यान से। ये क्या है? ये वही बड़ा स्पेरिकल सेल है जो खोखला हॉलो टाइप का है। इसके अंदर एक छोटा सा एक पुली टाइप मान लीजिए, या दूसरा स्पेरिकल सेल मान लीजिए, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया? एक इस कॉम्ब के द्वारा, कंडक्टिंग कॉम्ब के द्वारा या मेटल के द्वारा क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये मेटल का है, इसकी रेडियस फ्यू मीटर्स, कई मीटर्स होती है, और ये जमीन से काफ़ी ऊंचा होता है, कई मीटर्स ऊंचा होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये दो पुली हैं, ठीक है। P1 P2 दो पुली हैं, और इन पुलियों के बीच क्या है? एक बेल्ट, पट्टा। जैसे आप कभी गए होंगे चक्की पे, तो चक्की जो होती है तो उसमें जो पहिए होते हैं वो बेल्ट द्वारा कनेक्ट रहते हैं। एक को चलाते हैं तो बेल्ट की सहायता से दूसरी पुली भी घूमती है। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जो अर्थ से कनेक्ट नहीं होने दे रहा है, आइसोलेटेड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसके द्वारा यहाँ पर स्प्रे करते हैं। क्या स्प्रे करते हैं? सोर्स के द्वारा पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करते हैं। जब स्प्रे करते हो तो क्या कर रही? मोटर इसको बेल्ट के द्वारा घुमा रही है, लगातार रोटेट कर रही है। तो पट्टा भी इसके साथ साथ इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। तो सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? ऊपर की ओर इस प्रकार से जाने लगते हैं। ऊपर की ओर जाने लगते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करने के लिए कॉम्ब लगा हुआ है ना। क्योंकि आप पढ़े हैं कि जब अंदर वाले कंडक्टर को बाहर वाले स्पेयर से कनेक्ट कर देते हैं तो अंदर का सारा चार्ज बाहर वाले पर पहुंच जाता है, कहाँ? उसके सरफेस पर फैल जाता है। तो ढेर सारा चार्ज ये आपका यहाँ पर आ जाता है। पहले से यहाँ पर कोई चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लगातार प्रोसेस चलती रहती है। तो इस प्रकार से एक ह्यूज चार्ज बनता रहता है। जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाता है, पोटेंशियल का अमाउंट बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से एनर्जी हाई होती जाती है। तो ह्यूज चार्ज कलेक्ट होता रहता है। इसका कंस्ट्रक्शन है, आप देख लीजिए।
इसमें एक ये बड़ा स्पेरिकल सेल है, ये दूसरा स्पेरिकल सेल है, दोनों एक किसी कॉम द्वारा कनेक्ट है। ये इन दोनों P1 P2 पुली मान लीजिए, ये कनेक्टेड टू एक इंसुलेटिंग बैंड। इंसुलेटिंग क्यों रखते हैं? ताकि चार्ज ऊपर स्टे रहे, और इंसुलेटेड स्टैंड है, इस से चलाते हैं, ये हाई टेंशन बैटरी है। और ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर, इसका प्रिंसिपल। एक चीज आ रही है कि इसमें नुकीले कॉम्ब क्यों लगे हुए हैं? इस प्रकार से नुकीले लेने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, जो नुकीले हैं मतलब शार्प हैं, तो उनका एरिया क्या होगा? वेरी बहुत ही स्मॉल होगा, तो सिग्मा इक्वल टू होता Q अपॉन A। तो जो नुकीले हैं, शार्प हैं, उनके एज का एरिया बहुत ही लो होगा। जब एरिया लो होगा तो क्या हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी हाई। अरे एरिया कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई, मतलब चार्ज को जल्दी से कलेक्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नुकीले लिए गए हैं। इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। कोरोना डिस्चार्ज, अगर यार कोरोना डिस्चार्ज क्या है? अगर ये इस टाइप से बना हुआ है कोई सिस्टम है, ये अगर कोई कह दे कि इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज लीकेज कहाँ से होगा? यहाँ से क्यों होगा? क्योंकि यहाँ का एरिया सबसे कम है, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा, समझ रहे हो ना? किसी को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो कोरोना डिस्चार्ज मतलब चार्ज कहाँ से पहले लीकेज शुरू करता है? जहाँ पर एरिया सबसे कम होता है। क्लियर? तो हमने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया। इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होता है कि P1 P2 क्या है, C1 C2 क्या है, मोटर क्या है, कॉम्ब क्या है, इनका क्या काम है, इस प्रकार से ये। और पोटेंशियल आप पढ़ ही चुके हैं, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि यहाँ पर कलेक्ट होना है, यहाँ पर चार्ज कौन सा आपका जो आता जाता है वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो भी हो। तो इस प्रकार से इनका सिस्टम, जो भी चार्ज आप देंगे तो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? वान डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल सीख सकते हैं, वान डे ग्राफ जनरेटर वर्क कैसे करता है, वान डे ग्राफ जनरेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, चित्र क्या होता है, वान डे ग्राफ जनरेटर की जो वर्किंग होती है वो क्या होती है। तो ये आपका होता है। तो वर्किंग समझ में आ गई होगी। क्या करते हैं इसके द्वारा? ये सोर्स है, पॉजिटिव चार्ज का एक सोर्स है, इसके द्वारा क्या करते हैं? इस कॉम के द्वारा पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं तो किस पर गिरता है? बेल्ट पर। और बेल्ट लगातार क्या कर रही है? घूम रही है, इस मोटर के साथ घूम रही है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाते हैं? ऊपर की ओर। इस पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करने के लिए क्या लगा दिया हमने? एक दूसरा कॉम लगा दिया। एक कलेक्ट करने के बाद इसे कनेक्ट कर दिया। और आप जानते हैं कि अंदर वाले गोले का चार्ज कहाँ चला जाता है? आउटर वाले में। तो इसका सारा चार्ज यहाँ स्टोर है। तो यहाँ पर चार्ज कब तक स्टोर होता रहेगा? जब तक मीडियम का इंसुलेशन टूट ना जाए। वो कितने पर टूटता है? 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, अगर वो एयर है तो। ह्यूज चार्ज इसमें आता है, तो ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इस प्रकार से आप लोग वान डे ग्राफ जनरेटर को सीख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एक आता है, और इसका जो प्रिंसिपल है खासतौर से उसका कंपटीशन में यूज होता है कि कैसे आप दो स्पेरिकल सेल या स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस